बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 265 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम कौन हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसने ठोस लहजे में जवाब दिया, हम तुम्हारे दुश्मनों के दुश्मन हैं। इस रिश्ते से तुम हमें अपना दोस्त समझो। अभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी। ये टैक्सी ड्राइवर रेलवे स्टेशन से यहाँ तक तुम लोगों के बचाव के लिए कुछ नहीं कर सका। पुलिस वालों से क्या बचाएगा? अगर हम पर भरोसा करते हो तो हमारी गाड़ी में आ जाओ। कम ऑन। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान में हमारे दीगर दोनों साथी भी सीधे हो चुके थे। मेरे इशारे पर वो टैक्सी से बाहर आ गए। मैं और मीर बख्श भी नीचे उतर आए। टैक्सी ड्राइवर की जान में जान आई। मैंने उससे कहा, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, हमने तुम्हें आज़ाद किया। फिर हम सब नीली खाई रूफ में आ बैठे। हमारे अंदर पहुंचते ही ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते वो हवा से बातें करने लगी। कलाशनकोव बरदार दोनों अफराद हमारे साथ गाड़ी के पिछले हिस्से में थे। उन पर एतमाद करके मैं किसी उलझन या परेशानी में नहीं था। बस मेरे दिल ने कहा था इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। साहिर और बूटा सिंह सरासीमा नजरों से बार बार अपने अकब में देख रहे थे, जबकि मीर बख्श खासा संजीदा नजर आ रहा था। हमारे मेजबानों ने नहायत ही महारत के साथ अपनी के सीटों के नीचे छुपा दी। फिर उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? सवाल करने वाले की उम्र 30 के करीब थी। उसने पतलून शर्ट पहन रखी थी। उसका दूसरा साथी जीन्स और टी शर्ट में था। वो 25 से ज्यादा का नहीं लगता था। ड्राइविंग सीट वाले शख्स की उम्र 35 के लगभग रही होगी। उसने शलवार कमीज पहन रखा था। मैंने इस सवाल का जवाब देने से पहले इस सवाल करने वाले से सवाल कर डाला, पहले हमें तुम अपने बारे में बताओ, जब हमारी तसल्ली हो जाएगी तो फिर हमसे सवाल करना। तुम किस किस्म की तसल्ली चाहते हो? उसने पूछा। मैंने कहा, पहले तो ये बताओ तुम लोग कौन हो और शहराड़ वालों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, तुम हमें खुदाई फौजदार कह सकते हो और हम खालूस शख्स के दुश्मन है जो इस शहर के अमन व अमान को दरम बरम करने की कोशिश करेगा। गोया तुम इस शहर के ठेकेदार हो। मैंने कहा, तुम ऐसा कह सकते हो। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा जहरीलापन शामिल था। वो मुझे बहुत गहरा शख्स महसूस हुआ। मैंने पूछा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सफेद शहराड़ वाले उन तीनों अफराद को तुम लोगों ने क्यों कत्ल किया? वो इंसानियत के दुश्मन थे। उसने अपनी कही हुई बात को दोहराया, फिर मजीद बताने लगा। हम 3-4 दिन से उन्हें ढूंढ रहे थे। दरअसल हमें उस मोटे शख्स की तलाश थी। उसने चंद रोज पहले अपने साथियों की मदद से कत्ल और डकैती की एक वारदात की है। उसके वो साथी तो हमारे हाथ नहीं आ सके। चलो ये दूसरे साथी सही। मुतासरा खानदान से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पुलिस वाले तो उस मोटे तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। मैंने खुद इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए। बेकस और पहुंच से आ रही अफराद की कौन सुनता है भाई? मैंने कहा, तुम्हारा निशाना तो वो फरमाए शख्स था, बाकी 2 अफराद का क्या कसूर? घियों के साथ गिन भी पिसता है। वो सफाकी से बोला। उसके ये दोनों साथी भी शरीफ शहरी नहीं हो सकते। हम रेलवे स्टेशन से तुम्हारे पीछे लगे हुए थे, बल्कि हम तो शहराड़ का पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंचे थे। इन पर वार करने का हमें मौका नहीं मिल रहा था। हमने स्टेशन की इमारत के बाहर तुम्हारा और इनका मुकाबला देखा। तुमने बहुत बहादुरी और जुरातमंदी से इनकी पिटाई की। मुझे तुम्हारी कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाऊंगा। बात खत्म करते उसने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसे हाथ मिलाते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, दोस्ती करने में कोई मुजायका नहीं। तुम हमारे दुश्मनों के दुश्मन साबित हुए हो, इसलिए हमारे भी दोस्त ही हुए। फिर उसने बारी बारी बूटा सिंह और मीर बख्श से भी हाथ मिलाया। मैंने एक बात खास तौर से नोट की कि अब तक सिर्फ वही शख्स बोलता आया था। उसका नौजवान साथी और ड्राइवर बिल्कुल खामोश थे। उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि हमारे साथ बातचीत करने वाला उनका कोई सीनियर था। हमने एक दूसरे को अपने नाम भी बताए। मैंने उस सीनियर को मुखातिब करते हुए कहा, जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो फिर ये भी बता दो, तुम ये सड़कों पर किस किस्म का इंसाफ करते फिर रहे हो? कोई भी माशरा इस किस्म की समाजी ठेकेदारी की इजाजत नहीं देता। तुम लम्हा बलमा कानून को हाथ में ले रहे हो। ये कहाँ की दानिशमंदी है? यही तो दानिशमंदी है मेरे भाई। वो मानी खेत अंदाज में बोला। हमारे मुल्क का मिजाज तो जैसा है उससे सब वाकिफ हैं, लेकिन इस शहर का मिजाज कुछ अजीब सा हो गया है। आए दिन वारदातें और हंगामा आराई होती रहती है। यहाँ इंसाफ हासिल करना नामुमकिनात में शामिल होता जा रहा है। इसी नाइंसाफी और माशरती दबाव के बायस हमारी तंजीम कायम हुई। हमें अपना काम करने के लिए किसी समाजी या कानून से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हम खुद मुख्तार और आज़ाद लोग हैं। जब कोई माशरती नासूर हमारी नजर में आ जाता है और हम उसके जुर्म की तस्दीक कर लेते हैं, तो फिर उस जराइम पेशा शख्स को मौत के घाट उतारना हमारा अव्वलीन फरीजा बन जाता है। हम इस शहर को हर किस्म के जुर्म से पाक करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। तुम्हारे अज़ाइम तो काबिल सताइश है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इन कामों के लिए महकमा पुलिस और अदालतें हर शहर में मौजूद होती हैं। यकीनन कराची में भी ये इदारे होंगे। अगर ये इदारे दयानतदारी से काम कर रहे होते तो फिर CFK के क्याम की जरूरत पेश ना आती। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, CFK? मैंने हैरत से दोहराया, ये क्या चीज़ है भाई? उसने बताया, CFK हमारी तंजीम का नाम है, यानी क्राइम फ्री कराची। हमारे दरमियान बातचीत के दौरान में खाईरूफ नीपा चौरंगी से बाईं जानिब घूम गई। अब उसकी रफ्तार में कदरे कमी आ गई क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज्यादा और बेहंगम था। हमने सिर्फ शहराड़ वालों से अपनी दुश्मनी के बारे में तुम्हें बताया। उस शख्स ने पूछा,
दोस्त तुम भी तो कुछ बताओ, वो रेलवे स्टेशन से तुम्हारे ताकुब में क्यों लग गए थे और तुम्हारे दरमियान स्टेशन की सीढ़ियों पर फांटा फाइटी किस झैल में हुई थी? मैं जिस शख्स से बातें कर रहा था उसने अपना नाम इम्तियाज अली बताया था। उसके नौजवान साथी का नाम इश्तियाक अहमद और ड्राइवर का नाम याबर खान था। मुझे उम्मीद न थी कि उन्होंने हमें अपने असली नाम बताए होंगे। वो जिस किस्म के कामों में मुलव्वस थे उनमें राजदारी की बड़ी अहमियत होती है। मुझे तो इस बात पर भी हैरत थी कि इम्तियाज मुझे अपनी तंजीम CFK के बारे में भी बता रहा था। उसूली तौर पर तो उन्हें अपना काम करके जाए वारदात से फौरन फरार हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बिलक्स वो ना सिर्फ हमें भी अपने साथ ले आए बल्कि अपनी तंजीम के अज़ाइम और मकासद से भी आगाह किया जा रहा था। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता था। बहरहाल अब तो हम उनकी गाड़ी में बैठ चुके थे। जाए वकूआ से फौरी फरार हमारी भी जरूरत थी। इतना मुझे एहसास था कि वो लोग हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकते। अगर उन्होंने हमसे किसी नोयत की दुश्मनी करना होती तो वो मौके ऐन मुनासिब था जब उन्होंने KK के ब्रेस्ट मारकर सफेद शहराड समेत 3 अफराद को छिलनी कर दिया था। इम्तियाज का सवाल ऐसा था कि उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया जाना जरूरी था, वरना वो लोग हमारे बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हो सकते थे। इतनी देर में मैं एक मौसर बयान तैयार कर चुका था जिसमें सच ज्यादा और झूठ कम था। मैंने कहा, इम्तियाज भाई, हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, लाहौर से आए हैं। ट्रेन से उतरते वो मनहूस हमारे पीछे लग गए थे। पता नहीं उन्होंने हमारे पास ऐसा क्या देख लिया था। स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया कि उनकी नजर हमारे बैग पर थी। उन्होंने बैग छीनना चाहा तो हमारे दरमियान थोड़ी सी मारामारी हो गई। उसके बाद के हालात आप लोगों की नजर में है। एक लम्हे को मैं सांस लेने की खातिर रुका, फिर कहा, बहरहाल हम उन तीनों को नहीं जानते। हमने उन्हें जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। तुम उन्हें नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, इम्तियाज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमने इसी दौरान में उनके बारे में थोड़ी छानबीन की है। उन तीनों का ताल्लुक एक जराइम पेशा गिरोह से है जिसका सरगुना मियां जाहिद हुसैन नामी एक शख्स है। उनका ठिकाना BACHS के इलाके ग्रीन बेल्ट के एक बंगले में है। हम बराह रास्त उनके ठिकाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसमें हमारी चंद तंजीमी मजबूरियां हैं। तुम इसे हमारी मसलियत कह लो। बहरहाल हम खुल्लम खुल्ला एक्शन में आकर दूसरों की नजरों में नहीं आना चाहते थे। चुन चुनकर जराइम पेशा अफराद का खात्मा करना हमारी पॉलिसी है। तुम यकीन करो वैदान, 4 रोज कबल इसी मोटे ने जिसके घर में डकैती की है, वहाँ 1 माह बाद लड़की की शादी होने वाली थी। लड़की के वालिद ने मुज़ाहमत की तो इन्होंने बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत बुरे लोग हैं। मैंने इम्तियाज से ये नहीं कहा वो अगर बुरे लोग हैं तो तुम भी कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि CFK जो कुछ कर रही थी उस पर बहस का दरवाजा खुल जाता तो बात बहुत दूर तक जा सकती थी और मैं भी इस मूड में नहीं था। मुझे सोच में मुब्तला देकर इम्तियाज ने पूछा, वैदान तुम कराची में किसके पास आए हो? यहाँ क्लिफ्टन के इलाके में मेरे एक अजीज रहते हैं। मैंने सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जवाब दिया, हम उनसे मिलने आए हैं। जिस तरह नीली हाई रूफ वालों में से सिर्फ इम्तियाज बात कर रहा था वैसे ही हमारी जानिब से भी सिर्फ मैं ही बोल रहा था और ये दोनों के लिए अच्छा था। इम्तियाज ने कहा, क्लिफ्टन तो कराची का सबसे ज्यादा पोश इलाका है। तुमने जिस अजीज का जिक्र किया है वो क्या करता है, क्या नाम है उसका? मेरे अजीज का नाम मिन्हास बाकर है, मैंने बताया। मैंने दानिस्ता गोल मोल जवाब दिया, अगर मैं उसे ये बता देता कि मिन्हास बाकर एक अखबार का मालिक है तो वो हमारी तरफ से मोहतात हो जाता। पब्लिशिंग का शोबा बहुत वसी है, लिहाजा मेरे तब्दील जवाब से वो किसी तशवीश में मुबतला नहीं हुआ था। उसने बूटा सिंह वाले बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो लोग इसी बैग को तुमसे छीनना चाहते थे ना? मैंने इस बात में जवाब दिया। वो बोला, लगता है इस बैग में तुम लोगों ने किलो के हिसाब से सोना भर रखा है। वो लोग इसके उसूल के लिए स्टेशन से तुम्हारा ताकुब करते हुए इतनी दूर निकल आए थे। इम्तियाज ने यह बात मजाक के अंदाज में कही थी, मगर ये बात सच थी कि इस बैग के अंदर वाकई किलो के हिसाब से सोना पहना था। मैंने उसी के रंग में कहा, इम्तियाज वो लोग जितनी दूर आए थे आए ही थे, लेकिन तुमने जितनी दूर उन्हें पहुंचा दिया है उसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो दोबारा बैग की जानिब इशारा करते हुए बोला, क्या तुम ये बैग मुझे खोलकर दिखा सकते हो? उसके सवाल से वादे था कि दोस्त कहने के बावजूद वो मुझ पर शक कर रहा था। मैंने कहा, इसमें सिर्फ निजी चीजें हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई थी कि वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए थे। माफ करना दोस्त। इम्तियाज एकदम संजीदा हो गया। दोस्त कहकर शक की नजर से ना देखना, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं अपने तजस्सुस से मजबूर हूँ। मैं इस बैग को खोल कर देखना चाहता हूँ। मैंने खफगी अमेज अंदाज में कहा, अगर तुम्हें वाकई मेरी जबान पर एतबार नहीं तो लो खुद ही इसका मुआयना कर लो। उसके साथ ही मैंने बैग इम्तियाज की जानिब बढ़ा दिया। मुझे यकीन था कि उसे बैग में से कोई भी काबिल एतराज शय नहीं मिलेगी। डायरी के मंदरजात को अगर गौर से ना पढ़ा जाता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ सकता था। मेरे तेवर से वो शर्मिंदा सा हो गया और इसी शर्मिंदगी का कमाल था कि उसने बैग की सरसरी तलाशी लेकर उसे मेरे हवाले कर दिया और बड़ बनाने वाले अंदाज में बोला, पागल थे वो लोग, अहमक कहीं के, गधे के बच्चे। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, दोस्त मेरी बात की तस्दीक हो गई या कोई और सबूत भी फराहम करना होगा। मैंने कहा था ना, मेरी बात का बुरा ना मनाना। इम्तियाज ने कहा, लेकिन लगता है तुम मेरी सरकत पर नाराज हो गए हो। खैर छोड़ो इस बात को, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें दोस्त कह दिया है तो फिर बुरा क्या मनाना। एक लम्हे को रुककर मैंने इस्तफसार किया, हमें कहाँ ड्रॉप कर रहे हो इम्तियाज? तुम कहो तो क्लिफ्टन ही छोड़ आए। वो फराख दिली से बोला, नहीं इतनी जहमत की जरूरत नहीं। मैंने जल्दी से कहा, तुम हमें जाए वकूआ से बाहिफाजत निकाल लाए हो, यही तुम्हारी मेहरबानी है।
अपने ठिकाने पर हम खुद ही चले जाएंगे, तुम हमें किसी ऐसी जगह उतार दो जहाँ से बासानी टैक्सी मिल जाए। वो गाड़ी से बाहर देखते हुए बोला, हम इस वक्त सब्जी मंडी से गुजर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम आपको बहादुराबाद के चौराहे पर ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें चले जाएं। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। दरअसल मैं जल्द से जल्द इनसे जान छुड़ाना चाहता था। वो अगरचे बिल्कुल दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू कर रहा था, ताम मैंने उसकी कई बातों पर ज्यादा एतबार नहीं किया। मौके वारदात से फौरी तौर पर रोपोशी नागजीर होती तो मैं उनके साथ सफर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगर वाकई इनका ताल्लुक किसी इंतकामी तंजीम से था तो अब तक इम्तियाज ने अपने बारे में मुझे जो कुछ बताया वो उसे खारगिज नहीं बताना चाहिए था। वो जो भी खेल खेल रहे थे, फिलहाल मैं उसकी तह में नहीं पहुंच पाया था। नीली आयरूफ एक बारूनक चौराहे के करीब रुक गई। इम्तियाज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, भाईजान अगर मुझसे दोस्ती की है तो इसकी लाज भी रखना। तुम मुझसे ऐसा स्पेशल क्या चाहते हो? मैंने पूछा। राज की हिफाजत, वो मानीखेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमारी मुलाकात हो, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारी तंजीम के बारे में लोगों को बताऊं? कौन है जो मेरी बात का यकीन करेगा? CFK के बारे में कही हुई मेरी बातों को फजूल समझा जाएगा। तुम ठीक कहते हो भाईजान, किसी को तुम्हारी बात का यकीन नहीं आएगा। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, मगर हमारी दोस्ती में फर्क जरूर आ जाएगा। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें जाने की इजाजत दे रहा हूँ। तुम मुझे एक शरीफ इंसान लगे हो, मुझे उम्मीद है तुम भी शराफत का मुजाहरा करोगे। मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। खुदा हाफिज। आखिरी अल्फाज उसने जज्बाती अंदाज में अदा किए और खाई-रूफ का स्लाइडिंग डोर खोल दिया। हम तीनों ने उससे मुसाफा किया और गाड़ी से बाहर आ गए। मैंने इम्तियाज की जानिब देखते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, विश यू गुड लक। स्लाइडिंग डोर अपनी मखसूस आवाज के साथ बंद हुआ और नीली खाई-रूफ एक झटके से आगे बढ़ गई। ये किस किस्म के मुजरिम है? साईं मीर बख्श ने जाती हुई खाई-रूफ की जानिब देखते हुए ताज्जुब खेज अंदाज में कहा। मैंने कहा, मुजरिमों की हजारों इकसाम है, मगर इतने शरीफुल नफ्स मुजरिम मैंने पहले कभी नहीं देखे। वो तो इंसाफ और अमन व अमान कायम करने के भी दावेदार हैं। इन पर रिसर्च बाद में भी हो सकती है। साहिल ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, फिलहाल तो पेट पूजा का कोई बंदोबस्त करना चाहिए, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। इस वक्त लगभग दोपहर के 2 बजे होंगे। ये लंच का वक्त था और साहिल तो वैसे भी भूख की कच्ची थी। मेरे दाएं बाएं निगाह दौड़ाई तो थोड़े फासले पर मुझे एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट नजर आ गया। मैंने उस समत इशारा करते हुए कहा, चलो वहीं चलकर बैठते हैं, खाना भी खाएंगे और गपशप भी होती रहेगी। हम चारों चलते हुए मज़कूरा रेस्टोरेंट में आ गए। वो खासा साफ सुथरा और मेयारी रेस्टोरेंट था। एक जानिब डाइनिंग हॉल बना हुआ था, इसके अलावा फैमिली कैबिन का इंतजाम भी था। हमें कैबिन में आकर बैठ के एक मुनासिब सी बेज की दोनों जानिब सोफा नुमा बड़े साइज की सीटें लगी हुई थी। एक सीट पर 2 अफराद बासानी बैठ सकते थे। मैं और साहिल एक सीट पर विराजमान हो गए, दूसरी सीट पर मीर बख्श और बूटा सिंह ने संभाली। खाने का ऑर्डर देने के बाद हम बातों में लग गए। मौजूद गुफ्तगू CFK ही थी। साहिल ने कहा, मुझे तो 1% यकीन नहीं कि इनका ताल्लुक ऐसी वैसी तंजीम से है। हाँ साईं, मीर बख्श ने तायदी अंदाज में कहा। इस किस्म के लोग ना तो किसी को लिफ्ट देते हैं और ना ही अपने जुर्म के ऐनी शाहिदों को यूं आसानी से जाने देते हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे साथ किया। बूटा सिंह बोला, उनके रवैये पर मुझे खुद हैरत है। उन्होंने चौधरी नवाज अली के तीनों बंदों को मौत के घाट उतार दिया। उससे ये बात साबित होगी कि वो उनके दुश्मन है, मगर हम से दोस्ती करने के लिए उन्होंने जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया वो समझ में आने वाली बात नहीं है। मैंने इस उलझन को किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया और बूटा सिंह से मुखातिब होते हुए कहा, बूटा सिंह, तुमने मेरे लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी हैं। मैं तुम्हारी इस इस्तेसार का कोई बदला भी चाहूँ तो दे नहीं सकता। अलबत्ता जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगा। वैदान, सच्ची बात तो यह है कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। वो मोतदिल अंदाज में बोला। मेरे अनजानी दोस्त खशवंत सिंह ने ये डायरी मुझे भिजवाई और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। इस फर्ज की अदाई में तुम्हें अपना घर छोड़कर लाहौर से कराची आना पड़ा। मैंने कहा, और इस तरह आना पड़ा कि तुम्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। परवाह नहीं है वैदान, वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला। लाहौर में किराए का घर था, छूट गया तो फिक्र की कोई बात नहीं। अलबत्ता यह है कि मेरी जमी जमाई लाइफ खत्म होगी। अब मैं कभी उस तरफ का रुख नहीं कर सकूंगा। चौधरी नवाजिश के बंदे मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। साहिल ने कहा, और तुम्हारी बू का कुछ हिस्सा चौधरी ने यहाँ कराची भी भेज दिया है। 3 सूंघने वाले रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। खुदा का शुक्र है वो तीनों शैतान जहन्नुम वासिल हुए। मीर बख्श ने कहा, मुझे उनके इंजाम से खासा इत्मीनान हुआ है। हमारे दुश्मनों की तादाद कुछ तो कम हुई। मैंने कहा, हाँ कुछ कम तो हुई मगर खत्म नहीं हुई। नीलगरी की इतला के मुताबिक चौधरी का एक नेटवर्क कराची में सरगर्म है। फिर इम्तियाज अली ने भी बताया है कि वो तीनों मुजरिम जिस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं उसका सरगुना मियां जायद हुसैन नामी एक शख्स है, जिसका ठिकाना ग्रीन बेल्ट के इलाके में है। शायद उसी नेटवर्क का जिक्र नीलगरी ने किया था। मीर बख्श ने कहा, साईं हम चौधरी के खास बंदे मियां जायद हुसैन की सरकोबी के लिए PECH में उसके ठिकाने का सुराग लगा सकते हैं। बवक्ते जरूरत ये काम जरूर करेंगे। मैंने कहा। उसी वक्त हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। खाने से फारिग होने के बाद मैंने बैग में से वो डायरी निकाल ली जिसकी खातिर ये सारा खट राग फैला हुआ था। मैंने डायरी को अपने हाथों में लेकर बगौर देखा, फिर चूम कर आंखों से लगाया। मैं इस वक्त खासा जज्बाती हो गया था। इसलिए नहीं कि इस डायरी में कसीरुल मालियत सोने का राज रकम था,
बल्कि मेरे जोश और जज्बात का ताल्लुक मादी की यादों से था। ये डायरी मेरे वालिद आबद अली से ताल्लुक रखती थी। मेरे बाप ने मुझे कितनी मोहब्बत से पाला था, कितनी तवज्जो दी थी उन्होंने मुझ पर। उस अरसे का एक एक लम्हा मेरी निगाह में घूम रहा था। मैं एक सफेद नेपकिन में लिपटा हुआ था जब वो मुझे पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर पहुंचे थे। 2 माह की उम्र क्या होती है, चौधरी नवाज अली के जबर ने मेरे वालिदैन को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उन लम्हात में मेरी माँ पर क्या गुजरी होगी, उन्होंने कैसे कैसे सदमात उठाए होंगे, उनके तसव्वुर ही से मेरी रूह कांप उठती थी। चौधरी के भेजे हुए इंटरनेशनल गुंडे दारा ने अपने साथियों की हमरा मेरे वालिदैन को होलनाक मौत से दोचार किया था। मैं उस खून चुका वाक़े का ऐनी शाहिद था। वो मेरी बाशऊर जिंदगी का पहला अपसेट था और अभी तक मैं उस साने से निकल नहीं पाया था। मुझे अपसेट होने में ना जाने और कितना वक्त लगता। यादों के एक लामतनाई सिलसिला था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर मैं माजी के इस रेले में बह जाता तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। लिहाजा मैंने सुर्ख जिल्द वाली उस डायरी को अपनी गोद में रखा और बूटा सिंह की जानिब मुतवज्जो हो गया। बूटा सिंह, मैंने गंभीर आवाज में उसे मुखातिब किया, आज तुम अपने फर्ज से सबकदोश हो गए। डायरी वाली अमानत मेरे पास पहुंच गई है। अब तुम्हारा आइंदा क्या प्रोग्राम है? मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, वो संजीदगी से बोला। वही दोस्त जो गार्डन वेस्ट के इलाके में रहता है? जी हाँ, मैं उसी के पास आने के लिए लाहौर से निकला था, उसने बताया। मैं जब भी कराची आता हूँ तो उसी के पास ठहरता हूँ, वो बहुत काबिल भरोसा आदमी है। मैंने पूछा, क्या तुमने अपने दोस्त को अपने कराची आने की इतला दे दी थी? मैंने जिस अफरा तफरी में लाहौर छोड़ा उसमें इतला देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बोला। मैं कई मरतबा यहाँ आ चुका हूँ, शमशाद अली के घर का रास्ता मुझे मालूम है, मैं बासानी उसके पास पहुंच सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे ये दोस्त शमशाद क्या करता है? एक प्राइवेट इदारे में अकाउंटेंट है, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, उसने इस बात में सारी लाया। जी, शमशाद के 2 बच्चे हैं। वो गार्डन वेस्ट के इलाके अलबेला की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है। उसकी रिहाइश 3 कमरे वाले एक फ्लैट में है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, फिर मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने दोस्त शमशाद के बीवी बच्चों पर रहम खाओ और फिलहाल उधर का रुख ना करो। चौधरी नवाजिश के बंदों को ये बात बताई गई थी कि तुम अपने किसी दोस्त के पास गार्डन वेस्ट जाने का इरादा रखते हो। जब वो यहाँ तक मालूमात रख सकते हैं तो फिर उनके लिए जानना खारिज मुश्किल ना होगा कि तुम्हारा दोस्त गार्डन वेस्ट में कहाँ और किस फ्लैट में रहता है। अगर तुम वहाँ गए तो शमशाद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। ये बात मुझे नीलगिरी ने बताई थी कि चौधरी नवाजिश ने अपने बंदों को अहकाम सादर कर रखे हैं कि बूटा सिंह स्टेशन से निकलकर गार्डन वेस्ट ना पहुंचने पाए। फौरी तौर पर उससे वो कीमती डायरी छीन ली जाए। उस डायरी के उसूल के लिए बूटा सिंह की जान ही क्यों ना लेना पड़ जाए। नीलगिरी की मालूमात को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। चौधरी के बंदे बूटा सिंह से डायरी हासिल कर सके थे और ना ही उसकी जान लेने में कामयाब हुए थे, बल्कि एक नागहानी उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। अब ये मामला और भी हसास और अहम हो गया था। चौधरी नवाजिश का जो नेटवर्क कराची में काम कर रहा था वो सिर्फ उन्हीं 3 अफराद पर मुश्तमिल नहीं था जो ये समझा जाता कि कहानी खत्म, पैसा हजम। CF के एहलकार इम्तियाज अली ने मुझे बताया कि शैड वालों का सुरगना मियां जायद हुसैन था। गोया वो चौधरी के नेटवर्क का बंदा एक खास था। मियां जायद डायरी के मामले को ऑपरेट कर रहा होगा। वो अपने बंदों की हलाकत पर खामोश नहीं बैठ जाता, बल्कि हमें घेरने, खम से डायरी छीनने और अपने बंदों का इंतकाम की खातिर वो हमारी तलाश में कराची का चप्पा चप्पा छान सकता था। गोया हमारे लिए बहुत सारी हंगामा खेजियां अब तैयार थीं।